हेलो एवरीवन, मैं आनंद नागवंशी आप सभी को नमस्कार करता हूं। आज से हम स्पेसिफिक रिलीफ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें डेफिनेशन क्लोज को बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे और स्पेसिफिक रिलीफ का क्या अर्थ होता है इसे ध्यान से समझेंगे और आप भी ध्यान से समझिएगा। यह स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का ही एक रिलीफ देता है जो स्पेसिफिक टाइप से देता है। दोनों में क्या अंतर है इसे समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए एसआरए पे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि ए एक प्रॉपर्टी यानी कि घर खरीदना चाहता है बी से। बी बनाने वाला बिल्डर है। 30 लाख रुपए में बात हुई, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लॉ द्वारा इन्फोर्सिएबल है। ये तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। तो कॉन्ट्रैक्ट दोनों के बीच में हुआ है, 30 लाख रुपए में घर लेना है। लेकिन बी सी से जब बात करता है, सी बोलता है कि मैं 40 लाख रुपए में ये घर खरीदना चाहता हूँ। अब बी के मन में लालच आता है और बी कहता है ए से कि भाई साहब, आप तो कॉन्ट्रैक्ट में जो डैमेज है वो ले लीजिए, क्षतिपूर्ति जो ले सकते हैं वो ले लीजिए। अब यहाँ पर हुआ ये है कि ए को घर तो लेना ही लेना है, साथ में उसके बच्चे भी पास ही में स्कूल जाते हैं। अब बहुत सारे उसके कार्य वहाँ से होते हैं और उसने कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए किया है, घर भी इसलिए खरीदना चाहता है। और सी इस घर को 40 लाख में खरीदना चाहता है। बी बिल्डर ए को घर देने से मना कर देता है। अब यहाँ पर क्या होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम, संविदा अधिनियम इसमें क्या दिलाएगा, डैमेजेस दिलाएगा। जो उसने अमाउंट दिया वो वापस दिलाएगा और कुछ डैमेजेस जो हुए हैं वो दिलाएगा, लेकिन घर नहीं दिलाएगा। ऐसा प्रोविजन तो नहीं है। लेकिन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये कहता है कि यदि दो लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और जिस चीज़ को देने की बात निश्चित हुई है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ना, स्पेसिफिक जिस विषय में बात कर रहा है, यहाँ पे घर की बात कर रहा है, तो घर ही दिलाना है। कोर्ट में न्यायालय ये कहेगा कि आप घर ही दीजिए। तो ये रिमेडी देने के लिए संविदा अधिनियम में कोई प्रोविज़न नहीं है। तो इसी प्रोविज़न को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में 1963 में लाया गया है। 1872 का संविदा अधिनियम है और 1963 यानी कि बाद में आया है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। तो दोनों का अंतर आप थोड़ा समझे होंगे और बहुत सारे ऐसे रिलीफ हैं जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमें देता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में कितने हैं, सभी चीज़ों को देखते हैं क्या क्या रिलीफ है। सबसे पहला ये जो इन्फोर्समेंट में आया है 1 मार्च 1964 से आया है। 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। 3 बातें। तो यहाँ पर अधिनियम में भाग भी 3 हैं इसके। चैप्टर कितने हैं, 8 चैप्टर हैं इस पे और सेक्शन कितनी है, 44। टोटल सेक्शन हमें नहीं पढ़नी है क्योंकि 43 और सेक्शन 44 रिपील हो गया है। इसी के बाद में हम देखते हैं तो 3 भाग हैं। तो भाग 3 में क्या लिखा हुआ, पहला है प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, जो कि धारा नंबर 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है। इसी प्रकार से पार्ट 2 दिया हुआ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, रिलीफ के लिए। कहाँ से कहाँ तक है, तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर कहाँ से चालू होता है, भाग 2 से चालू होता है। इसी प्रकार भाग 3 में भी निवारक अनुतोष की बात कही गई है। और रिलीफ कौन सी है, तो यहाँ पे बहुत सारी रिलीफ दी गई हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कैसे होगा। संविदा अगर किसी ने हमारी प्रॉपर्टी है उसमें हटा दिया है हमको, तो उसे पोजीशन में कैसे लेना है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उनको लेने के बारे में प्रोविज़न किया गया है, रिलीफ दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट के रेक्टिफिकेशन से संबंधित प्रोविज़न किया गया है कि कोई लिखी हुई चीज़ है तो उसे अगर कुछ गड़बड़ियाँ होंगी तो उसे शुद्ध करेंगे, तो वो रिलीफ भी यहाँ पे मिला हुआ है। रिसिशन के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रोविज़न किया गया है। इसी प्रकार से चैप्टर नंबर 5 लिखतों के रद्दकरण से रिलेटेड प्रोविज़न करता है, जो कहाँ से कहाँ तक है, सेक्शन 31 से 33। चैप्टर 6 है डिक्लेरेटिव डिक्री, घोषणात्मक डिक्रियाँ, 34 और 35 सेक्शन पे दिया गया है। और जो लास्ट पार्ट है 3 वो 2 चैप्टरों से मिलकर बना हुआ है। चैप्टर नंबर 7 है व्यादेश के बारे में। व्यादेश यानी कि इंजंक्शन, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए कोई आदेश दिया जाता है इसमें। मान लीजिए कि किसी ने दीवार खड़ी कर रहा है आपके घर के सामने, आने जाने में आपको व्यवधान हो रहा है, तो आप न्यायालय के समक्ष जाएंगे और एक आदेश लेंगे, इंजंक्शन, उसे रोकेंगे। तो ये अलग अलग प्रकार का होता है, आगे हम इसे पढ़ेंगे। तो इस बारे में यहाँ पे अलग अलग प्रोविज़न किया गया है, सभी को हम एक एक समझेंगे।
सबसे पहला हमारा काम है कि हम अभी डेफिनेशन क्लोज को समझते हैं और एक एक करके आगे बढ़ेंगे। हमारे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है उसमें 1 अक्टूबर 2018 को संशोधन हुआ है और अनुसूची में भी प्रोविजन हुआ है। परियोजना और उप अवसंरचना उप सेक्टर प्रवर्ग के बारे में ये एक सूची है, ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 से ये अमेंड हुआ है। अच्छा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का क्या भूतलक्षी रिस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है? क्या वो पहले वाली चीज़ों पे भी लागू होगा? तो हाँ, भूतलक्षी प्रभाव होता है इसका। अच्छा, दांडिक विधियों का भी होता है। क्या मान लीजिए किसी को दंड देना है, तो अब नई विधि आई है और उसने अपराध किया है, तो क्या उसे पुरानी विधि से दंडित करेंगे? नई विधि से। अब नई विधि आ चुकी है, तो याद रखिएगा रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है दांडिक विधियों का। अब प्रक्रिया विधि और सारवान विधि में क्या अंतर होता है, ये भी हमें समझना है। तो राइट और लाइबिलिटी, अधिकार और दायित्व को पाने की जो प्रक्रिया बताई गई है, प्रोसेस बताई गई है, तो वो प्रोसेस है, तो प्रोसीजरल लॉ में आएगा। इसी प्रकार अधिकार और दायित्व को हमें मिलना है, पाना है, जो व्यवस्था की गई है, जिस कानून में की गई है, तो ऐसे कानून को सब्सटेंशियल लॉ या सारवान विधि कहते हैं। तो हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कौन सा है? तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हमारा प्रक्रिया विधि में आता है। कुछ उपबंध हैं इसके, जैसे कि धारा 6, तो ये सारवान प्रोविजन भी किए गए हैं। लेकिन यदि प्री में आता है तो प्री में पूछेगा तो हमें लगाना है कि प्रक्रिया विधि है। हालांकि जो संविदा अधिनियम है वो सारवान विधि है, क्योंकि वहाँ पे डैमेजेस दिला जा रहे हैं। सेक्शन 73, 74, 75 आपने देखा होगा पूरा प्रोविजन वहाँ का, तो वो सारवान विधि से संबंधित है। तो क्या यह अपने आप में पूर्ण है, ये जो अधिनियम है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट? क्या? तो यहाँ पे आंसर देना है नहीं, प्री में आएगा, तो ये बात याद रखना है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पूर्ण लॉ नहीं है, पूर्ण नहीं है। अगर रिलीफ दिलाने के लिए अन्य प्रोविज़न देना पड़े तो वो प्रोविज़न भी किए जाएंगे, वो दिए जाएंगे, इसलिए ये एग्जॉस्टिव लॉ नहीं है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का आज हम डेफिनेशन क्लोज पढ़ेंगे। टोटल डेफिनेशन इस पे ई तक दी गई है, जिसमें ए से लेकर डी तक मेन है, और सारे प्रोविज़न हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है स्पेसिफिक रिलीफ। तो हम समझ चुके हैं कि स्पेसिफिक किसी चीज़ को दिलाना जो पहले से निर्धारित किया गया है, जैसे कि घर निर्धारित किया गया है, तो वही दिलाने का ये कार्य करता है कि वही चीज़ दिला पाए जहाँ तक हो सके। तो इसके प्रोविज़न हैं, कुछ अपवाद हैं, उन्हें एक एक करके हम समझेंगे। लेकिन ये बात याद रखिएगा आप, जब किसी पर्सन को कोई अधिकार होता है तो उसे रेमेडी मिलनी ही चाहिए। तो यही प्रोविज़न, यही मैगजीम यहाँ पे भी अप्लाई होती है। एक सुक्ति है, उस सुक्ति को इंग्लिश में उबी जस इबी रिमेडियम कहा जाता है। इसका हिंदी में होता है कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार होगा। वेयर देयर इज रेमेडी, देयर इज राइट, देयर इज रेमेडी। तो ये प्रोविज़न यहाँ पे किया गया है। अब हम डेफिनेशन क्लोज में बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि डेफिनेशन क्लोज में इन्फोर्समेंट हम पढ़ चुके हैं कि 1 मार्च से इन्फोर्समेंट में आया है। सेक्शन 2 में आते हैं। सेक्शन 2 क्या कहती हैं? तो बाध्यता के बारे में, ओब्लिगेशन के बारे में प्रोविज़न किया गया है। क्या होता है? तो बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय प्रत्येक कर्तव्य, विधि द्वारा प्रवर्तनीय कर्तव्य बोला गया। मान लो कि कानून भी ऐसी दायित्व को, बाध्यता को इजाज़त देता है कि हाँ, ऐसी बाउंडेशन किसी में बांधी जा सकती है, ऑब्लिगेशन लगाई जा सकती है, तो वही क्या कहलाती है? बाध्यता कहलाती है। इसे कैसे हम समझेंगे, इसका भी कंटेंट बना लेते हैं। इसी को पढ़कर जब पढ़ेंगे तो क्या लिखा वहाँ पे? किसी व्यक्ति का कर्तव्य होना चाहिए। मान लीजिए कि ए ने बी से घर खरीदने को बोला, तो बी की क्या जिम्मेदारी है? घर देने की, और ए की क्या जिम्मेदारी है? पैसे देने की। तो दोनों की अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं। तो किसी व्यक्ति का कोई ड्यूटी है तथा ऐसा कर्तव्य विधि के द्वारा प्रवर्तनीय होना चाहिए। अब उसे घर देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, हाँ, कानून भी प्रवर्तन करता है, इन्फोर्समेंट करता है, और ए उसके बदले में पैसा देगा, ये भी इन्फोर्समेंट होगा। तो ये कानून के द्वारा भी प्रवर्तनीय है, तो उसे क्या माना जाएगा कि हाँ, किसी पर बाध्यता है। तो बाध्यता को यहाँ पे ऐसे डिफाइन किया गया है। अब दूसरा आता है व्यवस्थापन, जिसे इंग्लिश में सेटलमेंट कहते हैं। क्या लिखा हुआ है? इससे अभिप्रेत है कोई लिखत द्वारा यथा परिभाषित किसी इच्छा पत्र और क्रोड़ पत्र, ये दो चीज़ें नहीं आती हैं, जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति के
क्रमवर्ती हितों का गंतव्य तथा न्यागमन का व्ययन किया जाता है अथवा व्ययन किया जाना तय किया जाता है। कुछ समझ में नहीं आया होगा, हम इसे और तोड़कर समझते हैं। यहाँ पे जो जो बातें लिखी गई हैं उसमें से सबसे पहला है व्यवस्थापन में कोई लिखत, यानी कि लिखी हुई चीज़ है, रिटर्न में है। तो क्या लिखा हमने, कोई लेख होना चाहिए। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बनेगा, लेख द्वारा संपत्ति का व्ययन होना चाहिए। व्ययन मतलब किसी को दिया जा रहा है या देने के लिए प्रोविजन किया जा रहा है, तो लेख द्वारा संपत्ति का व्ययन होना चाहिए। ठीक। तीसरा पॉइंट क्या बनेगा, संपत्ति मतलब क्या, तो जंगम और स्थावर दोनों की बातें यहाँ पे हो रही है। जंगम भी हो सकती है, स्थावर भी हो सकती है, या जंगम और स्थावर दोनों संपत्तियाँ हो सकती है। इसी प्रकार से फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है, यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो मैंने बनाया है उसे बता रहा हूँ। व्ययन किया जाना चाहिए, संपत्ति जो है उसका व्ययन किया जाना चाहिए। व्ययन को तय किया जाता है कि कैसे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या सेटलमेंट मौखिक हो सकता है, तो नहीं, सेटलमेंट मौखिक नहीं होगा, हमेशा लिखित होता है। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि कोई लेख होना चाहिए, और लेख यानी कि लिखित में कोई चीज़। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि व्यवस्थापन लिखित होता है, लेकिन अपवाद में याद रखेंगे कि इच्छा पत्र या क्रोड़ पत्र, इच्छा पत्र यानी कि बिल, वसीयत, और क्रोड़ पत्र ये दोनों नहीं आते हैं सेटलमेंट में, प्री में आ सकता है, इसे याद रखिएगा। तो क्या समझा हमने कि ये एक लेख होता है जिसके माध्यम से कोई प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को दी जाए या तय किया जाए कि देना कैसे है। तो ये प्रोविजन यहाँ पे हमने पढ़ा। अब अगला प्रोविजन और सबसे महत्वपूर्ण, जिसे कि ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में भी प्रोविजन किया गया है। क्या, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी क्या होता है, इसे समझना तो हम डेफिनेशन को पहले बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके प्रोविजन पढ़ते हैं जो मैंने बनाया है, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और ये संपत्ति अंतरण अधिनियम जब आप करेंगे ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट, तो वहाँ पर भी आपको बहुत मदद करेगा ये। मान लीजिए एक पिता है ए, जिसका नाम है ए, वो अपने बच्चे को प्रॉपर्टी देना चाहता है कि मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है सारी की सारी प्रॉपर्टी बी अपने बच्चे को चला जाए। लेकिन असल यहाँ पे है बात है क्या कि बच्चा है ही नहीं, अभी उसका जन्म ही नहीं हुआ है। तो ऐसे बच्चे को टीपीए में धारा 13 में बोला गया है अनबोर्न चाइल्ड, तो अजात बच्चा माना गया है जिसका जन्म नहीं हुआ है। केवल आप हल्का माइंड रखकर एग्जाम्पल समझिए, टीपीए को याद नहीं करिए। ये पिता है, अपने बच्चे को देना चाहता है प्रॉपर्टी जिसका जन्म ही नहीं हुआ है, तो क्या बच्चे को प्रॉपर्टी दे सकता है? कानून क्या बोलता है? तो ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी एक्ट में कहा गया है सेक्शन 5 में कि जीवित से जीवित को ही संपत्ति का अंतरण होगा। ऐसा व्यक्ति जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है उसे प्रॉपर्टी नहीं दी जा सकती है। तो फिर क्या किया जाए, बच्चे को संपत्ति का डायरेक्ट अंतरण हो सकता है कि नहीं? अब बच्चा तो है नहीं, तो डायरेक्ट अंतरण नहीं होगा सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। फिर इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, तो इसके लिए पूर्विक हित, बच्चे से पहले किसी और को प्रॉपर्टी देना पड़ेगा, ट्रस्ट करके, विश्वास करके, कुछ समय के लिए, यानी कि सीमित हित देना पड़ेगा, लिमिटेड इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र हो सकता है, क्योंकि किसी और को देंगे तो वो तो जिंदा है ना, बच्चा जीवित नहीं है, अजात है वो, लेकिन अन्य व्यक्ति तो है ना, तो जीवित को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देंगे। मान लीजिए ए का एक भाई है सी नाम का, उससे हम विश्वास करके कि भाई मेरे बच्चे को, ए के बच्चे को प्रॉपर्टी देना है, तो तुम इस प्रॉपर्टी को कुछ समय के लिए रखो, मैं तुम्हें ये प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता हूँ, देता हूँ। आपको लिमिटेड इंटरेस्ट रहेगा इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टी किसी की है, बच्चे की है। बच्चा जब जन्म लेगा तो उसको पूरी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तुम इस प्रॉपर्टी को, एक ही प्रॉपर्टी को सी संभाल के रखेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं। सी प्रॉपर्टी को ले लेता है कि ठीक है आपके विश्वास को मैं बनाए रखूँगा और बच्चे के लिए प्रॉपर्टी को रखूँगा। तो ये क्या हो गया, एक ट्रस्ट किया हमने और सी को प्रॉपर्टी दिया है, तो यही ट्रस्ट होता है। अब भाई ने जो प्रॉपर्टी लिया है, बच्चे के जन्म पर क्या होगा, डायरेक्ट बच्चे का जिस दिन जन्म होगा, जिस क्षण जन्म होगा, उस दिन ही बच्चे को सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। हालांकि बच्चा तो छोटा है, अभी तो ना तो प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकता ना कुछ कर सकता है, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी हो गई ये मान लिया जाएगा, भले ही वो 18 साल बाद काम करे या जो भी उस कार्य को कर पाए।
तो बच्चे के जन्म से उसे आत्यंतिक हित प्राप्त हो जाता है। लेकिन याद रखिएगा, कभी भी बच्चे को छोटा आजीवन हित की बच्चा जब तक जिंदा रहेगा तभी तक उसकी प्रॉपर्टी है, फिर वापस आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। बच्चे को हमेशा पूरी प्रॉपर्टी देना है कि भाई साहब आप लोग का जन्म हुआ और आपको जैसा करना है, जैसे बेचना है वैसे आप उस प्रॉपर्टी को बेचिए। तो बच्चे को लाइफ इंटरेस्ट नहीं दिया जा सकता है, केवल एब्सोल्यूट इंटरेस्ट यानी कि पूर्ण हित ही दिया जा सकता है। तो ये होता है ट्रस्ट। आपको समझ आया होगा। और 3 लोग थे यहाँ पे, ABC, यानी कि ट्रस्ट में हमेशा 3 पार्टी होती है, इस बात को आपको याद रखना है। तो 3 पार्टी का नाम क्या क्या है? तो पहली पार्टी का नाम हो जाएगा क्रिएटर, न्यासकर्ता हिंदी में बोलेंगे। दूसरा हो जाएगा न्यासधारी। यहाँ पे न्यासधारी कौन है? ये है जिसने प्रॉपर्टी को रखा है, वो ट्रस्टी कहलाएगा। जिसने दिया है वो क्रिएटर कहलाएगा। और जो बी है बच्चा के बेनिफिट के लिए है ना, तो बेनिफिट जिसका है प्रॉपर्टी में वो बेनिफिशियर कहलाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, न्यासकर्ता, न्यासधारी और हितग्राही है। आप इस अधिनियम को मेरे साथ पढ़ेंगे और साथ में आपको नोट्स भी दिख रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको मेंस में भी ये प्रोविज़न और जो बनाया गया है वो आपको मदद करेगा। अब देखिए ज़रा यहाँ पे डेफिनेशन क्लोज में क्या लिखा है। न्यास का मतलब ट्रस्ट का वही अर्थ है जो कि ट्रस्ट अधिनियम की धारा 3 में दिया गया है, और मैंने आपको समझा चुका हूँ कि क्या होता है वो। और इसके अंतर्गत उस अधिनियम के अध्याय 9 के अर्थ के भीतर किसी न्यास की प्रकृति की कोई बाध्यता भी है। तो आपको ये समझने की आवश्यकता नहीं है, ट्रस्ट मैंने समझ चुका है। न्यासी क्या होता है? तो प्रत्येक व्यक्ति आता है इसमें, प्रत्येक व्यक्ति है जो न्यास में संपत्ति धारण किए हुए है। यहाँ पे एग्जाम्पल में भाई ने रखा था तो वो आ जाएगा यहाँ पे, तो न्यासी कहलाएगा। बच्चा क्या कहलाएगा? बेनिफिशियर, हिंदी में हितग्राही। मैं हिंदी और इंग्लिश के शब्द आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम के लिए दोनों शब्दों का प्रयोग आपको आना चाहिए, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हों या हिंदी मीडियम के। हिंदी वाले को इंग्लिश आना ज़रूरी है, दोनों को। अब लास्ट ई पॉइंट क्या कहता है? अन्य समस्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ। इस अधिनियम में जो भी वर्ड यूज़ किया गया है, जो भी एक्सप्रेस किया गया है, जो इसमें प्रयुक्त की गई है, परंतु यहाँ पे कोई डेफिनेशन ही नहीं है उसका क्या मतलब है। और संविदा अधिनियम में उसे परिभाषित किया गया है और रियल में परिभाषित किया गया है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट यहाँ नहीं परिभाषित है, वहाँ परिभाषित है। तो वहीं से हम सारा अर्थ लेंगे। जो जो शब्द यहाँ यूज़ हुए हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट अधिनियम में परिभाषित है तो वही अर्थ हम वहाँ से पढ़ेंगे, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोविजन हैं। अब यहाँ पर व्यावृत्ति भी हम पढ़ ही लेते हैं। डेफिनेशन क्लोज तो हमारा हो ही गया है, साथ में व्यावृत्ति पढ़ लेते हैं। व्यावृत्ति का मतलब क्या है? इंग्लिश में सेविंग, और सेविंग मतलब बचाना। याद रखिएगा, व्यावृत्ति मतलब बचाना। तो क्या बचाता है यहाँ पे? ये तस्मीर अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अधिनियम की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि किसी व्यक्ति को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के अलावा किसी अनुतोष के अधिकार से वंचित करती है। यानी कि बोल रहा है कि जो चीज़ यहाँ मिल रहा है, जो रिलीफ यहाँ मिल रहा है वो तो मिलेगा ही, इसके अलावा अगर कहीं आपको रिलीफ मिल रहा है तो विनिर्दिष्ट अनुतोष से भिन्न अनुतोष के किसी अधिकार से आपको वंचित नहीं, रोकेगी नहीं, आप वहाँ से भी वो ले लीजिए। दूसरा पॉइंट, दस्तावेजों पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 के प्रवर्तन को प्रभावित करती है। तो प्रभावित करती है, क्या करती है? नहीं करती है। ये इधर भी ये पढ़ना है, ये घुमा हुआ नेगेटिव लैंग्वेज होती है। यह नहीं समझा जाएगा कि दस्तावेज पर भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को प्रभावित करती है। तो मतलब कि अधिनियम को नहीं प्रभावित करती है, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम जैसा है वैसे ही काम करेगा। और जो डेफिनेशन में है वहाँ पे तो वो यहाँ पे भी यूज़ किए जाएंगे। इसके बाद धारा 4 क्या कहता है कि हमने बताया अभी प्रक्रिया विधि है ये, और साथ में कौन सी विधि है? सिविल और आपराधिक 2 ही विधियाँ होती हैं। तो ये कौन सी विधि है? तो यहाँ पे लिखा गया है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकार को प्रवर्धित करने के लिए दिया जाना है, दांडिक विधियों के लिए नहीं। तो प्लीज के लिए याद रखिएगा कि धारा 4 में दिया गया है केवल सिविल अधिकार दिलाती है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, और आपराधिक अधिकार या उससे रिलेटेड नहीं है। अच्छा, और क्या होगा जबकि 2 मैटर हो, एक मामला जिसमें सिविल मामला जिसमें आपराधिक मामला भी शामिल है, तो क्या वो आएगा इसमें? तो याद रखिएगा जितना सिविल मामला उसके लिए लागू होगी और बाकी आपराधिक मामलों के लिए लागू नहीं होगी। अंदर क्या लिखा हुआ है? विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के प्रयोजनों के लिए दिया जा सकता है।
किसी दांडिक विधि को प्रवर्तित कराने के प्रयोजन के लिए नहीं दिया जा सकता है। तो ये आज का हमारा डिफिनेशन क्लोज और सेक्शन 3 और 4 हो गया है। आगे हम रेगुलर करेंगे और इसे कुछ ही दिनों में कंप्लीट कर लेंगे 3-4 लेक्चर पे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम अब भाग 2 में चैप्टर 5 से लेकर 8 पढ़ेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण प्रोविज़न है कि कैसे हम प्रॉपर्टी को वापस ले सकते हैं। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।